जय हिंद दर्शकों, मैं उजैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। एक मुलाकात अफसर महमूद के साथ। अफसर महमूद अभी प्रेजेंट टाइम पे MIM के मंडल प्रवक्ता हैं, लेकिन इनका राजनीतिक करियर तो बहुत पुराना है। कभी ये समाजवादी में रहे, अपना दल में रहे, UDF में रहे और अब इस वक्त MIM में हैं। अफसर महमूद साहब एक बहुत ही डायनेमिक, स्मार्ट और तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं। अफसर महमूद साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। देखिए, आपकी तारीफ में तो भाई हमने जो कहना था कहा, वो आपकी शख्सियत थी, लेकिन हमारे सवाल थोड़ा तीखे होते हैं, तो आप तैयार हैं? जी। देखिए, सवाल हमारे नहीं होते, सवाल होते हैं जनता के, और हम जनता के सवाल आप तक ले जाते हैं और आपका जवाब जनता तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि हम तो मीडिया हैं, हमारा अपना कुछ नहीं होता इसमें। तो सबसे पहले आपसे हम ये सवाल करेंगे कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि आप BJP की B टीम हैं और जगह जगह BJP को जिताने के लिए आप लोग काम करते हैं। जैसे बिहार में आपने BJP को जिताया, अभी आप बंगाल में जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, देखिए, जैसा कि BJP का जो ये लोग ठप्पा लगाते हैं, जो ये गवर्नमेंट बनी है 2014 में, भारतीय जनता पार्टी, तो उस वक्त तो हम कहीं लड़े भी नहीं। ये कैसे आ गई? समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, ये सभी जो है इनसे इनकी शिकस्त हुई। हमारे सिर्फ एक सीट हम लड़े थे, हैदराबाद की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाली, उसी से हमारा जो है वहाँ पे एक ही सीट थी। फिर उसके बाद हमारी आगे जो है तो हमने एक सीट और ले ली, महाराष्ट्र की, औरंगाबाद की, और जितने भी स्टेट हैं वहाँ तो हम लड़ते भी नहीं, कहीं हम नहीं लड़े थे। इससे पहले वहाँ पे कैसे BJP आ गई? तो ये इल्ज़ाम एक ये प्रोपेगेंडा है, ये वही लोग लगाते हैं जो कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, जो मुसलमानों का अपना वोट बैंक उनका है, उसको ये बदनाम करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ओरिजिनल हैं कहाँ के? मतलब इनका पैतृक गांव घर कहाँ है? देखिए, ये तो शुरू से यहीं पर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में। अब इनके जो पुश्त है पुरानी, वो बताते हैं कि बुखारा शरीफ से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, और क्योंकि इन्होंने जब भी इनके बाप दादा ये शुरू से यहीं पे रहे हैं। तो जब आंध्र के हैं तो आंध्र के आसपास का एरिया छोड़ के आप लोग बिहार चले जाते हैं, बंगाल अब चले जा रहे हैं, और आपने कहा कि हम हर जगह नहीं लड़ते। क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि इल्ज़ाम ये है कि जिस जगह पे BJP मजबूत है वहाँ आप नहीं लड़ते हैं। जहाँ BJP को ख़तरा होता है कि यहाँ दूसरी पार्टियाँ जीत सकती हैं, तो उनका वोट काटने के लिए आप लोग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक हम जहाँ भी लड़े हैं, हमारा जैसे बिहार का ले लीजिए, जो एक पिछड़ा हुआ एक सीमांचल क्षेत्र आता है, जहाँ पे के दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जो बहुत ही जिनको कि आज तक वहाँ पे कोई उनका पुरसे हाल लेने वाला नहीं पहुँचा है, वहाँ पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए हैं और उन्होंने वहाँ पर काम किया है। वहाँ पे बाढ़ में और हर तरह की वहाँ पे जो भी उन लोगों को ज़रूरत रही है, वो हमेशा से वहाँ पे करते रहे हैं। और वो क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ पे BJP कभी आती नहीं है। दूसरी पार्टियाँ वहाँ पे RJD हो या JDU हो, ये लोग वहाँ पे रहे हैं। तो हमने सिर्फ तो 19 ही सीट लड़ी अभी बिहार में। JDU तो BJP की गठबंधन में है। जी, JDU उनका अलायंस है। अब RJD में हमारा जो सदर ओवैसी साहब हैं, तो उन्होंने जब वहाँ लड़ने गए, उन्होंने एक पेशकश की थी कि भाई हम अगर आप लोग हमें लेना चाहें, मैं आपके संग उसमें मोर्चे में शामिल हो सकता हूँ। लेकिन उन लोगों ने इनको जो है इनकी बातों को अनसुनी कर दी। तो इन लोगों ने हमको मतलब शुरू से किनारे रखा। तो मजबूरन जो है हमें, भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा
हमारा भी राइट बनता है कि हम यहाँ पे जो है चुनाव लड़ें। इस वजह से हम भाई लेकिन ये क्या बात है कि इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, लोकतंत्र है, 137 करोड़ की जनता है इंडिया में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, लेकिन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के बारे में ही बोलते हैं, ये क्या है? ऐसा नहीं है, मुसलमानों के लिए बोलते हैं, वो हर उस इंसान के लिए बोलते हैं जो सताया हुआ होता है, जो दबा कुचला समाज है, उसके लिए वो आवाज़ उठाते हैं। आप कहीं भी बता दिए कि सिर्फ मुसलमानों की बात की हो, वो संसद में भी रहेंगे तो मुसलमानों के और दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यक आदिवासियों के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो इस तरह का इल्ज़ाम जो है वो एक उनके पर गैर वाजिब है। हाँ, ये बात तो खैर आपकी सही है कि ओवैसी साहब दलितों के लिए भी बोलते हैं, पिछड़ों के लिए भी बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम ये भी है कि पोलराइज कर देते हैं। मुसलमानों का कोई भी मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का हो, एनआरसी का हो, या अभी मध्य प्रदेश में मस्जिद के ऊपर जो हंगामा वहाँ पे हुआ है, हर मुद्दे पे ओवैसी साहब बोल के पोलराइज कर देते हैं। देखिए, कोई तो आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए। अब जब कोई बोलता नहीं है, अब वो अपने हक हुकूक के बात अगर कोई कर रहा है तो वो उनको क्रिमिनलाइज लगता है। जब कोई बोलेगा नहीं, हमारे लिए कोई कुछ आएगा नहीं आगे, तो मजबूरन जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है आवाज़ उठाते हैं। वो कोई मुसलमानों के लिए ही नहीं उठाते हैं, वो किसी भी उस पर कोई भी ऐसा वो आता है इशू तो उस पर बोलते हैं, वो उसको ये लोग क्रिमिनलाइज करते हैं। अब मुसलमानों का जो जहाँ तक सवाल है तो भाई हम तो शुरू से जो है छले गए हैं, हमको सभी पार्टियों ने जो है इस्तेमाल किया है। अब अपने लिए अगर कोई हम बात कर रहे हैं तो वो उनको जो है तो क्रिमिनल बात लगती है। एक सरकारी रिपोर्ट है कि मुसलमानों की हालत इस वक्त में SC ST से भी ज़्यादा बदतर है, तो इसके कौन जिम्मेदार है, मुसलमान खुद या सरकार? नहीं, देखिए, शुरू से ही जो सेकुलर पार्टियां हैं, इन्होंने सच्चर कमेटी या और भी दूसरी कमेटियां हों, इन्होंने ये बताया कि मुसलमानों का जो है क्या आज का क्या परसेंटेज है, हर उसमें आप ले लीजिए, चाहे सरकारी नौकरी हो या कहीं पे भी उनकी भागीदारी हो, वो एकदम दलितों का जो SC ST का वो है उससे भी नीचे चला गया है। तो इन लोग ने हमेशा, सारी पार्टियों ने सिर्फ इस्तेमाल किया है, जिसे आप कह सकते हैं कि बिरयानी में तेज़पत्ता होता है, वो तेज़पत्ते की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करके वो फेंक दिया है। तो अब वो 70 सालों का जो पूरा इकट्ठा हो गया, आज जो है हालत ये हो गई है कि वो उसके पास ना नौकरी है ना बिजनेस है, वो बद से बदतर होती जा रही ज़िंदगी। मुसलमानों की हालत जो बदतर हो रही है तो सीधे ठेकरा हम फोड़ देते हैं सरकार के ऊपर कि सरकार जिम्मेदार है। लेकिन एक बार ये कहा जाता है कि नवाब हैदराबाद, नवाब लखनऊ, नवाब, बड़े बड़े नवाब, और इतने नवाबों के होते हुए मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ना अच्छे इदारे हैं, ना हायर एजुकेशन का कोई सिस्टम है, तो मुसलमान खुद इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? नहीं, देखिए, हमारे वहाँ तो बहुत काम हो रहा है। आप कभी हैदराबाद जाकर देखिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर तरह का वहाँ पे, चाहे वो गरीब बच्चों का स्कूल का मामला हो, डिग्री कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, सारी चीज़ें उन्होंने खोल रखी। यहाँ तक कि उनका जो बच्चों का एक स्कूल है उसमें 16,000-17,000 बच्चों का हर महीने उनका जो है पूरा खर्च उठाते हैं। और वो स्कूल की ये खासियत है कि वो चाहे वो जिस भी मज़हब का स्टूडेंट आएगा उसको वो लेते हैं, चाहे वो एक घर से 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, वो सब का जो है एजुकेशन फ्री देते हैं। और आप उनके हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, हॉस्पिटल में आप 10 रुपए का पर्चा बनवाइए, 3 महीना आपको जो है इलाज फ्री है। ये असदुद्दीन साहब के पर्सनल है या उनके संसद निधि से है? नहीं, ये अपना उनका पर्सनल है, ये उनका, इन्होंने खुद बनवाया है। इनके 2 हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और आपका जो है ये छोटे जो बच्चों के स्कूल हैं ये सब हैं। ये सब अपने फंड से ये बनवाते हैं, जो कि
जिसको देखने का काम करते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। वो उनका ये जिम्मा रहता है कि वो सारे जो इंस्टीट्यूशन वही संभालते हैं। मतलब छोटे स्कूल से ले, प्राइमरी स्कूल से लेके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, ये सारी चीज़ें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने हैदराबाद में बना रखी हैं। उसके बाद भी अगर वो मुसलमानों के लिए बोलते हैं तो मुसलमानों को बुरा क्यों लगता है? नहीं, मुसलमानों को क्यों बुरा? मुसलमान के तो वही लोग बुरा उनको लगता है जो दूसरी सेकुलर पार्टियों में उनको अभी तक वो गुलामी का पट्टा डाले हैं। वो उनको लगता है कि अगर ये आ जाएंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक लीडर के तौर पे जाने जाएं। वो अपना लीडर जो है दूसरों को मानते हैं। ये बात तो सही है कि मुसलमानों को वोट लेने के लिए ये तमाम लीडर्स चले आते हैं, और जिस तरीके से असदुद्दीन साहब ने काम किया है जनता के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। अभी जैसा कि बताया है कि हर मजहब के लोग वहाँ पढ़ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, तो ये जनता का काम है। लेकिन एक चीज़ और है कि असदुद्दीन साहब को मध्य प्रदेश की मस्जिद पे चढ़े हुए गुंडे या आतंकवादी जो भी कहिए वो दिख गए, लेकिन इतने जो किसान रोड पे हैं जिनके ऊपर पानी डाल दिया जा रहा है ठंड में, और 80 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, ये क्या नहीं दिखा असद साहब को? नहीं, वो शुरू में बोले हैं, आपने शायद गौर न किया हो, उनका स्टेटमेंट शुरू में आया किसानों के लिए, बल्कि हम लोग ने गिरफ्तारी दी है, उसके लिए प्रोटेस्ट किया है। सभी पूरे हम लोग जहाँ भी उत्तर प्रदेश में जितने भी जगह हमारा संगठन है सब जगह हम लोग ने गिरफ्तारी दिया है, इलाहाबाद में गिरफ्तारी दी है। तो ये कहने की वो है कि हम लोग नहीं, ऐसा नहीं, वो शुरू से बोल रहे हैं वो किसानों के लिए। कोई भी किसानों का मुद्दा है उस पर उन्होंने आवाज़ उठाया, सबसे पहले उठाया है। जो ये और पार्टियां आ जाती हैं, अब ये क्या है कि इनका एक प्रोग्राम जो है दिखाने का कुछ वो होता है कि वो दिखाने के लिए ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं कि भाई गिरफ्तारी दे रहे हैं, भर के जा रहे हैं जेल में। तो लेकिन बोलने के मामले में उन्होंने बोला, हम लोग ने भाई उसका पूरा वो किया, समर्थन दिया किसानों को। आज भी हैं किसानों के लिए, हम साथ आएंगे, और जब भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम सड़क पर उतरने के लिए। किसान की जो मांग है कि तीनों कानून को वापस लें और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएं, आप इसका समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। ये कानून बनना चाहिए एमएसपी पे जो है, और इनका जो भी भाई देखिए, आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कोई कानून थोपेंगे तो एक आदमी भी कोई ऐसा नहीं हो मिला कि किसानों में निकल के आया कि नहीं कि जो सरकार ने कानून ये बनाया बिल्कुल सही है। अब जब उनके इतने जो संगठन है वो किसानों के सब एक सुर में वो बोल रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी ना। अब सरकार क्या चाहती है? अब कि सरकार को जो है अपना वो देखना है। अब इनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको जो है खुश करने के लिए कानून को जो है ये वापस न ले। अब ये इतना पैसा इनके गवर्नमेंट ने इससे वो कर लिया है, इन्वेस्ट हो गया है कि अब ये वापस नहीं कर रहे हैं। ये वापस लेने में क्या दिक्कत है? अब इनकी कुछ मजबूरी होगी, अब उनको क्या जवाब देंगे भाई? जो ये बिजनेसमैन से इतना इन्होंने डील किया है, ये पैसा जो लिया है, ये अडानी हो अंबानी हो जो भी हो, तो ये पैसा अभी इनको रिटर्न कैसे करेंगे? बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं कि ये अडानी अंबानी से जो पैसे लिए हुए हैं उसको वापस करने के लिए उनको इनाम के तौर पे दिया जा रहा है। लेकिन ये सरकार तो लोकतंत्र में पब्लिक चुनती है, जनता चुनती है, जनता की चुनी हुई सरकार है। सरकार कहती है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन को तैयार हैं। लेकिन अगर बच्चा जिद कर रहा है तो माँ बाप उसकी जिद पूरी कर देते हैं। अगर सरकार भी जिद पूरी कर देती है कि चलो भाई ठीक है कानून वापस ले लेते हैं, और जो संशोधन कर रहे हैं उसका भी एक नया कानून बना लेंगे, तो क्या सरकार झुक जाएगी? इसमें सरकार की बेइज्जती हो जाएगी? नहीं, देखिए सरकार को बिल्कुल कानून वापस लेना चाहिए। ये संशोधन का तो कोई सवाल ही नहीं है उसमें। अब वो किसान से बेहतर जो है हम नहीं जान सकते ना। अब किसान जो बात कह रहे हैं उनके अंदर भाई कुछ तो बात है कि जो ये बात सरकार नहीं मान रही है कि उनका क्या मजबूरी है इस सरकार की कि उनका कानून जो ये बनाया है उन पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आ रहा है जी, तो यहाँ पे आप लोग के क्या इरादे हैं? किस हिसाब से आपकी रणनीति है? क्या चाहते हैं यहाँ पे आप? देखिए हमारा संगठन तो 2014 से काम कर रहा है और हमने चुनाव इससे पहले भी लड़ा, 2017 में लड़ा।
ये कि कामयाबी हमको नहीं मिली है, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज जो है दिन पे दिन बढ़ रहा है और मेहनत काफ़ी हो रही है। सारे संगठन, सारे जो हमारे ज़िलों में काम हो रहा है और हम 2022 में ज़रूर चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे। अभी उससे पहले हमारा पंचायती चुनाव लड़ने का वो है, जो पंचायत का है वहाँ पे हमारे प्रत्याशी जो है तो उसको चुने जा रहे हैं। जो भी लड़ने वाला है उसको देखा जा रहा है कि जो बेहतर होगा उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। तो कोई रोड मैप तैयार किया आप लोगों ने चुनाव से संबंधित? देखिए हमारा यहाँ पे, देखिए हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये भागीदारी संकल्प मोर्चा एक बना है, उसमें माननीय राजभर जी हैं जो उसको देख रहे हैं, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उसमें शामिल हैं। तो उसमें 9-10 पार्टियाँ जो हैं अभी तक शामिल हो गई हैं और बहुत जल्द जो है उसका पूरा रोड मैप आ जाएगा कि हम कैसे, कहाँ से कितनी सीटें लड़ेंगे। यह है कि हम पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। अगर आपके गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो यहाँ की मेन बड़ी पार्टियाँ हैं, अगर ये भी शामिल होना चाहती हैं, या आप उनको ऑफर देंगे या खुद से आती हैं तो आप उन्हें शामिल करेंगे? भाई देखिए, ये तो हमारे ऊपर वाले जो हैं, इसमें हमारे सीनियर जो लीडर हैं वो इस पर तय करेंगे किसको। ये है कि बड़ी पार्टियां हमको खुद नहीं लेना चाहती हैं, वो इतना सक्षम है, बताती हैं अपने आप को कि वो खुद चुनाव अलग अकेले लड़ेंगी। समाजवादी और कांग्रेस, बहुजन समाज, ये तो पार्टियां थी, इनके हिसाब से तो आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबको ये राइट है, सबको अपना वो चुनाव लड़ने का। हम तो ये नहीं कह रहे कि कोई चुनाव न लड़े, सभी को लड़ना चाहिए और जितना से लोग आएंगे, अच्छी पार्टियां आएंगी, लड़ेंगे, उससे और जनतंत्र मजबूत होगा। तो हम तो भाई तैयारी कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन है, हम चुनाव आयोग से मान्यता हमारी है मिली हुई, हमारा सिंबल है, तो हम ये कि चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं? नहीं, देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी का क्या अपना उनका आधार है वो जाने। मैं तो ये जानता हूँ कि आज हमारी पार्टी से लोग जो हैं सभी दलों से आ रहे हैं हमारी पार्टियों के अंदर। हमारी पार्टी के अंदर सबको समान बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। उसमें हमारे गैर मुस्लिम भाई जो है बहुत तादाद में जोड़ रहेंगे, तो हम सबको चुनाव लड़ाएंगे। हमारे अंदर जो हमारे पर दाग लगता है कि मुस्लिम पार्टी, तो ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में जो चुनाव लड़ी है वहाँ पे सभी मज़हब के लोगों को, धर्म के लोगों को टिकट दिया गया है और वहाँ से जीत के आए हैं। पार्टी में तो मुस्लिमीन शब्द लगा हुआ है और गैर मुस्लिम भी आपकी पार्टी से लड़ रहे हैं, उनको जगह मिल रही है, पदाधिकारी बन रहे हैं, पद दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पद दिए जा रहे हैं सबको, जो है जो भी बड़े बड़े ओहदे हैं उनको दिए जा रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं कि नहीं हम उनको जो है अपने नीचे देंगे, अपने से अच्छा जो पद है उनको दिया जा रहा है, सब जोड़ रहेंगे। और ये जो है तो इल्ज़ाम है, अब ये मीडिया का ये फैलाया हुआ जो कुछ चैनल उनके गोदी मीडिया है वो इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। वो इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन आप लोगों को तो राजनीतिक लोग हैं, ज़मीन पे काम करना ही पड़ेगा और जो ज़मीन पे काम करेंगे तो पब्लिक देखेगी। बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए एक मंदिर में रेप हो गया और रेप के बाद बड़ी बेदर्दी से उसकी हत्या भी हो गई है, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप कहाँ देख रहे हैं? यहाँ की कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब देखो जहाँ दिन दहाड़े जो है तो ये घटनाएं हो रही हैं। अभी यहाँ पे देखिए प्रतापगढ़ में आप ज़्यादा दूर नहीं, 2 घटना 3 घटना हो गई, लगातार हो रही है। मतलब ये कहीं भी आम नागरिक महफूज नहीं है। जब यह इनके वहाँ ये सरकार में इस तरह के वो है क्राइम बढ़ रहे हैं, तो अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना जो है इनकी अच्छी सरकार। उत्तर प्रदेश से तो गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है, गुंडे तो ये कहाँ से ये वारदात हो रही भाई? गुंडे ये वारदात गुंडे ही तो कर रहे हैं कि आम आदमी कोई कर रहा है? ये तो अपने लोगों को इन्होंने खुली छूट दे रखी है, जो इनकी खुद गुंडे, इनके पूरी पार्टी गुंडी है। ये तो कहना कि दूसरे गुंडे माफिया,
इनसे बड़ा माफिया कोई होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो ये लोग हैं, ये सबसे बड़े माफिया हैं। आस्था के नाम से ये सरकार बना डाले हैं और भोली भाली जनता जो है इनको चुन के ले आई है। अब जनता इनको जान रही है, देख रही है कि इनका जो है काला चेहरा इनका, कि किस तरह इन नकाब के अंदर ये छुपे हुए ये दानव हैं। आप कह रहे हैं आस्था के नाम पे भोली भाली जनता को बहका के ये वोट ले लिया है, आ गए हैं। और प्रदेश में जिस तरीके से हर रोज आप किसी भी दिन पेपर उठा लीजिए, 2-4 मर्डर, डकैती, रेप उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं। इसको कौन देखेगा? आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? कोई धरना प्रदर्शन या सरकार से इस्तीफे की मांग, कुछ तो आप लोग कर नहीं रहे, तो फिर कैसे आप करेंगे? बिल्कुल करते हैं, हर उस पर आवाज़ उठाते हैं हम लोग जो भी होता है लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, ज्ञापन देते हैं। कानून के दायरे में जो भी स्टेप होता है वो हम उठाते रहेंगे। अब इसमें आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी कि इस तरह का ज़्यादा दिन तक राज रहने वाला नहीं है। आप लोग खाली राजनीति ही करेंगे उत्तर प्रदेश में या जनता के लिए कोई काम भी करेंगे? मतलब जैसे अभी लॉकडाउन था, लोगों को बहुत परेशानियां थी, लोग खाना बांट रहे थे और भी फैसिलिटीज उनको दी जा रही थी, तो इसमें आप लोग ने भी कोई काम किया, कोई योगदान है आपका? हम लोग ने बहुत बांटा है। मीडिया के आपका ये रिपोर्ट आप खुद बताती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पे जो है काफ़ी राशन किट और वो सब तकसीम किया। वक्त वक्त पे जो है मीडिया इस पर कवरेज देती थी हमको कि ये लोग ने जो है गरीबों को जा के घर घर तक पहुँचाया। हम लोग ने पूरा किट उसी में, मतलब चाहे वो जिस भी मज़हब धर्म का हो, जहाँ पे भी हमें इंक्वायरी मिली कि जहाँ पे ज़रूरत है हमने वहाँ तक जो है राशन पहुँचाया। और यहाँ हर जगह, यही नहीं पूरे आपके उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में हमारा जो है, यहाँ तक कि हैदराबाद में तो बहुत हमारा जो है काम हुआ, बहुत ज़्यादा। हैदराबाद से बाहर भी आइए? नहीं, हर जगह बांट रहे हैं, हर जगह हम मदद कर रहे हैं गरीबों की। और ये जितने भी जो चीज़ हैदराबाद मॉडल है वो हर जगह हम लागू कर रहे हैं। हमारा आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, बिहार में है, बिहार में हमारी शुरुआत हो गई है कि हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी हम काम करेंगे, यहाँ पे भी जो है हम उसको गरीबों के लिए अच्छे से अच्छा जो है उनको फैसिलिटी देंगे। टीवी पे तो आप लोग खूब बोलते हैं, खूब अच्छा, मतलब सारी राजनीति टीवी पे होती है या ग्राउंड पे भी होती है? आप लोगों से डोर टू डोर मिलते हैं, घरों पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जगह कुछ कर भी रहे हैं या खाली टीवी पे ही राजनीति हो रही है? देखिए, काम होता है तभी लोग जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है। अब इलाहाबाद का आप मामला देख लीजिए। मैंने स्लाटर हाउस के लिए ये 2017 में मैंने 5 दिन की जो है मैंने भूख हड़ताल किया था यहाँ पे, और मुझको बहुत ही जन समर्थन मिला। लोगों ने देखा कि हाँ, उनके हक के लिए लड़ रहेंगे। लेकिन सरकार ने जो है आज तक उस पर कोई भी काम नहीं किया। जो पैसा आया, जो फंड आया, वो सब वापस इनके भ्रष्टाचार की उसमें भेंट चढ़ गया। लेकिन आज तक वो स्लाटर हाउस का मसला हल नहीं हुआ। स्लाटर हाउस की बात निकाली तो फिर इसको और आगे बताइए कि आगे आप लोग क्या करें, क्योंकि स्लाटर हाउस तो बेहद ज़रूरी चीज़ में से है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि लोग मीट तो खाएंगे ही ना, कि नहीं खाएंगे? बिल्कुल, देखिए उससे जुड़े हुए मीठी का वो नहीं है, उससे हर आदमी जुड़ा हुआ था। चाहे वो जितना भी गरीब तबके का लोग हो, वो स्लाटर हाउस से उनका रोजी रोटी चलती थी। आज जो है वो जो लोग इसमें बेरोजगार हो गए हैं, वो दर दर कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टाली चला रहा है, कोई पान की दुकान, चाय की दुकान खोल के बैठा है। लेकिन सरकार जो है ये सुध ले ही नहीं रही है। जबकि उच्च न्यायालय का ये आदेश है कि इसको जो है तो आप बना के उसको चालू करिए, ये आदेश, लेकिन सरकार उसको चालू ही नहीं कर रही, उसको बनवा ही नहीं रही है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकार पर दबाव बनाने का कोई तरीका तो होगा ही? नहीं, वो तो हम लड़ाई वक्त पे हम आवाज़ उठाते रहते हैं। हमारी वो जो है वो रहता है, जो भी हम तो आपको जन समर्थन मिलता है इस मामले में? जी बिल्कुल मिलता है। हमारे साथ पूरा जो है इस तरह की कोई भी वो आती है, हम लोग उस पर निकलते हैं, सड़क पर उतरते हैं और जाते हैं, अपनी बीच में बात को सरकार में रखते हैंगे। क्योंकि भाई देखिए, आप
कोई ज़्यादा इस तरह की वो नहीं हो पाती है ना। कोई परेशानी अगर है जनता तो हम ही से वो करेगी, तो हम उसके लिए निकलते हैं। अब कोई खाली वोट ही लेने थोड़ी जाते हैं, हम उनके काम के लिए होता है, जो भी काम पड़ता है हम उसके लिए। लेकिन रोड पे दिखाई तो नहीं देते आप लोग। अब आप कह रहे हैं हम लोग तो बराबर जो है, आप मीडिया रिपोर्ट देख लीजिए कि हम लोग निकलते हैं कि जाते हैं, जो भी मसला होता है किसी भी, चाहे वो करेली यहाँ का इलाहाबाद या करेली का रोड ख़राब होने का मसला हो, लाइट का मसला हो, पानी का मसला हो। अभी हम लोग ने जाके 8-8 10-10 बार करेली की सड़कें एकदम समझ लीजिए ख़राब थी। 3 पहिया गाड़ी जो ये बैटरी रिक्शा पलट जाता था, वहाँ हम लोग ने जा के उसको इतना कहने सुनने पे उन्होंने पैचिंग किया कि भाई फंड का पैसा नहीं है। अब पता नहीं कहाँ चला जाता है, इतना पैसा आता हैगा, इनके पास पैसा ही नहीं रहता। जब देखो एकदम फकीरी छाई रहती है नगर निगम में। कोई काम आप जाइए, कहीं एक गली का काम है, आपको बता दीजिए कि टूटी फूटी नाली सीवर, इसको सही करना अभी फंड ही नहीं है। ये होता क्या इतना पैसा, ये एकदम भ्रष्टाचार जो है इस कदर जो है हावी है कि कोई काम ही नहीं होता। छोटे छोटे काम है और ये सब जितने भी सरकार के वो सब नुमाइंदे हैं ये अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो असदुद्दीन साहब का भी इधर आने का कोई प्रोग्राम है? नहीं, देखिए हमारा तो वो बराबर इलाहाबाद के लिए उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर चुना तो इलाहाबाद को चुना, और 2006 में उनको हम लोग ने बुलाया था मंसूर अली पार्क में जब पहली बार सांसद हुए थे, आपको याद होगा। फिर हमने कई एप्लीकेशन डाला कि उनको जो है यहाँ पे उनको इजाज़त दी जाए। हमारी हर बार जो है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए। 2017 में वो आए हैं जब चुनाव का वो अधिसूचना जारी हुई, तब उनको मजबूरन जो है इनको आने दिया गया। अच्छा, बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वोटिंग मशीन को वो हैक कर लेते हैं या ये कर लेते हैं, वो दुनिया की बातें होती हैं। लेकिन एक चीज़ तो है कि अब जैसे हैदराबाद में चुनाव था, नगर निगम के चुनाव थे, लेकिन इसमें अमित शाह से लेके बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री सब रोड पे थे, गली गली जाके वोट मांग रहे थे, तो उनको रिस्पांस मिलेगा। आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर हैदराबाद से बाहर उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन है, अभी पंचायत चुनाव है, क्या इसमें जाके वोट मांगेंगे? नहीं, बिल्कुल निकलते हैं, वो आते आएंगे यहाँ हर जगह निकल, जब भी चुनाव का होता है। अभी अब चुनाव होगा तो यहाँ भी आप देख लीजिएगा। और वहाँ पे हैदराबाद में बीजेपी जो वहाँ पे लड़ी है तो कहाँ वो कामयाब हो पाई। इतना लाव लश्कर लेके वो पहुँचे थे, एक सीट नहीं जीत वो इनके क्षेत्र से जीत पाए, वो सब हारे। ये जो इनका वो था वो क्षेत्र बीजेपी का, वहाँ से वैसे साहब आए। अब यहाँ जब चुनाव आएगा तो बैरिस्टर साहब आएंगे। आमतौर से देखा जाता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये बड़े नेता चुनाव में नहीं उतरते, जबकि बीजेपी के बड़े नेता चुनाव में उतरते हैं, गली गली जाते हैं। तो उससे आप लोग सीखते हैं? नहीं सीखते? देखिए, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना उनका वो है तरीका है। हम भी जो है जितना हो सकता है हम भी जनता के बीच में जाते हैं, हमारे नेता जाते हैं। हम बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, लोकल नेता तो करते हैं, मेहनत करते हैं, बड़े नेताओं की बात, वो गली गली नहीं जाते। नहीं, गली गली में कहीं नहीं जाते हैं, ये वो तो थोड़ी सी जगह पे दिखा दिया जाता है। मीडिया उनको गोदी मीडिया इनको इतना हाईलाइट करती है कि वो लगता है कि हाँ बहुत ये जो है। अमित शाह को देखा था, वो गली गलियों में जाके लोगों से मिल रहे थे, पर्चे बांट रहे थे। अरे वो कहीं गए होंगे, किसी गली का दिखा दिया हो गया क्या, वो इतना उनके स्टेमिना आ गया कि वो पूरा शहर का भ्रमण कर लेंगे। भाई ठीक है, जाना चाहिए, अब चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता के बीच तो जाना चाहिए ना भाई, अच्छी बात है। अब जनता के बीच में आप ना जाएंगे तो जनता तो खुद ही जानेगी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी आपकी बात पसंद आई होगी। क्या आप दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? भाई जनता देखिए सब जानती है, जनता जो है आने वाले वक्त में ये सरकार को जो है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में ज़रूर बदलाव लाएगी, और इनका जो ये ढोंगी सरकार है ये इसका जो है बहुत जल्द अंत होगा और एक अच्छी सरकार बनेगी, जिसमें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर कोई सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाएगी। ये मेरा। अभी हम बात कर रहे थे MIM के अफसर महमूद साहब से।
जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिन में 2022 में जो भी सरकार बनेगी वो MIM के बगैर नहीं बन सकती है। देखते हैं इनका दावा कहाँ तक सही होता है। अब हम अगले कार्यक्रम में फिर किसी से मुलाकात करेंगे। आज का एक मुलाकात कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।